मेरे जेठ 40-45 साल के हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कुंवारे थे। मुझे और मेरे पति को एक साथ देखकर जेठ हमेशा तड़पते रहते थे। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता तो मौका पाकर भाई साहब मुझे अपने कमरे में बुला लेते या फिर देर रात तक मेरे कमरे में आ जाते। एक बार भाई साहब ऑफिस से देर रात घर आए। आते ही वह अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। तब उनकी सेवा करने के लिए मैं सुबह उनके कमरे में गई। उस समय उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जब भाई साहब ने अपने शरीर पर से कंबल हटाया तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे कमरे में जाने से पहले ही भैया ने पूरी तैयारी करके लेटे थे। उनके शरीर पर से कंबल हटाते ही मेरी नज़र वहीं ठहर गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मेरा नाम पूजा है और मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। उस पूरे 1 महीने में जो भी चीज़ें मैं अपने पति से मांगती थी वह मुझे लाने से पहले कहता था, भाई साहब से पूछ लेता हूँ या भाई साहब से पैसे लेता हूँ। हर चीज़ में मेरे पति बड़े भाई साहब की अनुमति लेते थे। आकाश और विकास दोनों भाई थे। विकास छोटा था, जबकि आकाश बड़े भाई साहब थे। उन्होंने शादी ही नहीं की थी। अपने पति विकास से मैंने भाई साहब की शादी न करने का कारण पूछा। तब वह बोले, अब तक मुझे भी इसका कारण समझ नहीं आया। भाई साहब को शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए माँ ने मेरी शादी करा दी। भाई साहब अब 45 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरे ससुराल की पूरी संपत्ति भाई साहब की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी स्थापित की थी। मेरा पति अपने भाई की कंपनी में काम करता था। सीधे शब्दों में मेरा पति भाई की कंपनी संभालता था। हमारा रहने वाला बंगला भी भैया ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई मिलकर रहते थे। सासू माँ ने मुझसे कहा, अब तुम घर में आ ही गई हो, तुम्हें और विकास को साथ देखकर आकाश का भी शादी करने का मन हो जाएगा। कुछ दिन मैंने भी भाई साहब को शादी करने के बारे में समझाया, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। कई बार मैंने उनकी शादी न करने का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। 1 महीने में ही मैं ससुराल में अच्छी तरह बस गई। घर में ससुर नहीं थे, लेकिन ससुर की जगह बड़े भाई साहब थे। भाई साहब मुझे किसी भी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक बार भाई साहब को थोड़ा सा बुखार हो गया। 4 दिन तक इलाज कराते हुए भी वह ऑफिस जाते रहे। देखते ही देखते सामान्य बुखार मलेरिया में बदल गया। तब तुरंत ही भाई साहब को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वह 8-10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। अस्पताल में टिफिन ले जाने ले आने में मैं पूरी तरह थक चुकी थी। 10 दिन बाद भाई साहब को अस्पताल से घर लाया गया। मैं बहुत थक गई थी। घर के कामों के लिए नौकरानी थी, लेकिन फिर भी घर वालों को मेरे हाथ का खाना ही ज्यादा पसंद था। नौकरानी के हाथ की तो चाय भी नहीं पीते थे। सासू माँ मुझसे एक रोटी भी नहीं बनवाती थी। उस दिन मैंने सासू माँ से कहा, माँ, मेरी बहुत भाग दौड़ हो रही है। घर में विकास के लिए अलग खाना, भैया के लिए फीका खाना और आपके लिए भी अलग खाना बनाना पड़ता है। अब कुछ दिन भैया घर पर आराम करेंगे तो आप उनकी सेवा कर लीजिए। तब सासू माँ बोली, पूजा, अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी। तुम्हारी उम्र में मैंने कितना काम किया है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए परिवार अलग हो गया है। आज की लड़कियां जॉइंट फैमिली में कैसे रहेंगी? अभी से तुम बूढ़ी सास और जेठ से तंग आ गई हो। तुम्हारे काम में मदद के लिए घर की नौकरानी है, फिर तुम्हें इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? सिर्फ 2-4 रोटियां तो बनाती हो, तुम्हें इसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब से मैंने अपनी सासू माँ को कभी रसोई में चक्कर लगाते हुए नहीं देखा था। फिर वह बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, आप कोई काम साथ मत लेकर जाइए। आपको जहाँ जाना है जल्दी जाइए। मेरे कड़वे बोल सुनकर वह बोली, इतना भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। पूरे 10 मिनट का भाषण देकर सासू माँ ने आखिरकार सारे काम मुझ पर ही डाल दिए। भाई साहब की बीमारी के कारण उनके ऑफिस का बहुत सारा काम विकास को ही संभालना पड़ रहा था, इसलिए वह रात में देर से ही घर आता था। उस दिन दोपहर में मैं भाई साहब को सूप देने गई। तब उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाया और सूप पीने के बाद उनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया, वह मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। भाई साहब की बीमारी के दौरान दिन भर मैं उनके पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि कभी भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैं उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती थी। भाई साहब ने अपनी तबीयत ठीक न होने के कारण पूरे हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी। उस हफ्ते के 3 दिन बीत चुके थे। पिछले तीनों दिनों में मैंने भाई साहब की बहुत देखभाल की थी।
मेरी देखभाल से भाई साहब इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा, पूजा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा। मैंने कहा, भैया, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सोने का नेकलेस देखा था, लेटेस्ट डिज़ाइन। उसे लेने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन विकास ने पैसे की कमी के कारण मना कर दिया। मैं मायूस होकर बोल रही थी, और अब मौका मिला था तो मैं चूकने वाली नहीं थी। तब भाई साहब ने कहा, पूजा, अगर तुम्हें नेकलेस पसंद आया है तो मुझसे एक शब्द कहना चाहिए था, मैं उसी समय तुम्हें खरीद कर दे देता। फिर उन्होंने मुझे तुरंत अपना कार्ड दे दिया और शाम को जाकर मैंने वह नेकलेस खरीद लिया। वह नेकलेस मेरे हाथ में आते ही मैं बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे, नज़रों ही नज़रों में, हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। मैं तो भाई साहब की बीमारी में उनकी देखभाल करने गई थी, लेकिन देखभाल करते करते हमारे बीच कुछ हो जाएगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। भैया द्वारा दिलाया गया नेकलेस देखकर विकास चौंक गए। वह बोले, भाई साहब ने आज तक मुझे भी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करने दी। एक ही बार में उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी शॉपिंग कैसे कर दी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। खैर, भैया बीमार थे, इसलिए ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। उस दौरान कंपनी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी जो दूसरे शहर में थी। भाई साहब बीमार होने के कारण नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी जगह विकास को भेज दिया। अब अगले 4 दिन विकास बाहर शहर में रहने वाला था। उस दिन सुबह विकास बाहर शहर जाने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो गीले बालों में मैंने तौलिया लपेटा हुआ था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाकर बाल पोंछने शुरू किए, मुझे भाई साहब की आवाज़ सुनाई दी। वह मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। भाई साहब की तेज़ आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि वह कब से मुझे पुकार रहे हैं। सासू माँ अभी घर पर नहीं थीं। उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। खुद को काम से दूर रखने की उनकी बुरी आदत थी, इसलिए वह दिन भर घर से बाहर घबराने चली जाती थीं। तभी मैं दौड़ती हुई भाई साहब के कमरे में गई। दौड़ने की हड़बड़ाहट में मेरे बालों से लिपटा हुआ तौलिया भी गिर गया। उनके कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, भाई साहब, आपको कुछ चाहिए था? मैं नहाने गई थी, इसलिए आपकी आवाज़ नहीं सुन पाई। भैया बोले, पूजा, आज मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाए तो अच्छा लगेगा। मैं तुरंत नाश्ता बनाने चली गई। जाने से पहले मैंने भैया को नाश्ते से पहले वाली गोली देनी चाहिए। गोली का बॉक्स उनके बिस्तर के पास ही था, लेकिन काफ़ी नीचे रखा हुआ था। बॉक्स लाने के लिए जैसे ही मैं नीचे झुकी, वैसे ही पीछे से मुझे अपनी पीठ पर भैया का हाथ महसूस हुआ। मैं तुरंत सीधी खड़ी हो गई और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वह बोले, पूजा, तुम्हारी पीठ पर तुम्हारे गीले बालों का पानी आ गया था। मैं तो यह पूछ रहा था, गीले बालों में तुम और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। भैया सुबह सुबह मेरी सुंदरता की तारीफ करने लगे। उनके सामने मुस्कुराते हुए मैं तुरंत नाश्ता बनाने चली गई। मैंने उनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया। मेरे हाथ का हलवा खाकर भैया हमेशा मेरी तारीफ करते थे, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। बीमार होने के कारण मैं अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाती थी। उस दिन रात को मैं भैया को खाना खिला रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें रोटी का टुकड़ा खिलाया, उन्होंने मेरी उंगली काट ली। इतने दिनों में ऐसा पहली बार हुआ था। उन्होंने जानबूझकर काटा या गलती से, यह मुझे समझ नहीं आया। भैया ने थोड़ा जोर से काटा था। मैं दर्द से कराहने लगी। तब भैया ने मेरा हाथ दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। भैया ने एक अलग अंदाज में शुरुआत की और फिर बोले, पूजा, मेरी पत्नी भी तुम्हारी जैसी ही क्यों नहीं होनी चाहिए थी। उनकी बातें सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे लगा वह शादी के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं, बल्कि अब तुम ही चाहिए हो। मैं तुम्हारे जैसा ढूंढ ही नहीं सकता था। मेरी कोई जुड़वां बहन भी नहीं है। और फिर उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा जिसने मेरे मन पर गहरा असर किया। ऐसा समझ लो कि मुझे पत्नी के रूप में तुम ही चाहिए। यानी भैया का मेरे प्रति नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा था। उस समय मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनकी ओर आकर्षित हो रही थी। भैया की बीमारी ने हमें एक दूसरे के करीब आने का मौका दिया, क्योंकि इन दिनों भैया ने मेरे सामने बहुत ज़्यादा बातें की थीं। पहले भी वह थोड़ी बहुत बातें करते थे, लेकिन अब तो वह अपने मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त करते थे। मुझे लगने लगा कि मैं उन्हें पसंद आने लगी हूँ। देखते ही देखते भैया की छुट्टियों का हफ्ता खत्म हो गया और मेरे पति विकास भी घर आ गए। विकास के घर आने के बाद रात को उसने कहा, भैया ने तुम्हें नेकलेस खरीद कर दिया और शॉपिंग के लिए अपना कार्ड भी दिया। वह तुम्हारी इतना सुनते हैं तो तुम भैया से मेरे लिए 1 लाख की फरमाइश करो ना। मुझे कुछ अर्जेंट पैसे चाहिए। भैया और मेरे बीच एक अलग ही रिश्ता बन रहा था, जिससे वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। हमारे बीच के रिश्ते की भनक तक विकास को नहीं थी।
मैंने विकास से पूछा, आपको इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? इस पर उन्होंने कहा, मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, उसे लेने की मेरी बहुत इच्छा है। तब मैंने कहा, ठीक है,